नेक्स्ट ये हमने जो है मॉडर्न फिज़िक्स का जो है एक हिस्सा जो है उसे पढ़ लिया। दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम क्वांटम थ्योरी को स्टडी करेंगे बिल्कुल बेसिक्स में जाके। सबसे पहले हम ये देखते हैं जी कि जो क्वांटम थ्योरी है उसका आगाज़ कहाँ से होता है। तो सबसे पहले जो फिनोमेना था जिसने सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया साइंटिस्ट को वो था जी ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इन रेडिएशंस की नेचर जो है वो समझने से कासिर थे साइंटिस्ट कि जी ये ऐसा क्या है कि ये जो रेडिएशंस जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट से एमिट आउट होती हैं और ये किस सर्टन वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली वेरी हो रही हैं और इनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है। जैसे कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इनकी इन रेडिएशंस की नेचर कुछ ऐसी थी कि जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो रेडिएशंस एमिट आउट होंगी वो हमारे पास होंगी जी शॉर्टर वेवलेंथ्स के अंदर, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी और उनकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो जो रेडिएशंस निकलती हैं वो इन जनरल जो हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ्स में हैं। जैसे कि इसके अलावा जो और अहम बात थी कि जी जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एनर्जी की एमिशन है वो भी चेंज होती चली जाएगी, यानी कि अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशंस जो हैं वो डिफरेंट होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि जी अगर आप एक प्लाटिनियम वायर को जो है वो टेम्परेचर देना शुरू करें, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो सबसे पहले क्या होगा जी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हमारे पास डल रेड कलर में अपीयर होता है। दैन अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज होता चला जाएगा और इस कलर की वेरिएशन का इन जनरल मतलब ये है कि एमिट होने वाली जो वेवलेंथ है वो वेरी करती चली जा रही है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे पास ऐसे कलर्स आ रहे हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ को कोरिस्पॉन्ड करती है। ऐसे रीजन में है जहाँ पर हमारे पास लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम है, जैसे कि हमारे पास ऑरेंज कलर आ जाता है, येलो कलर आ जाता है। जनरल इनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर हम वेवलेंथ की तरफ जाते चले जा रहे हैं और उसके बाद 1600 सेंटीग्रेड पे जाके बिल्कुल जो है वो वाइट कलर आ जाता है। उसके बाद यानी कि आपका टेम्परेचर इस कदर ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो जो रीजन आ रहा है वो हमारे विजिबल रीजन में लाई नहीं करता। इसके अलावा ये जो ब्लैक बॉडी है ये एक आइडियल एब्जॉर्बर भी है और आइडियल जो है वो रेडिएटर भी है, यानी कि जितनी ज़्यादा लाइट आप ब्लैक बॉडी को देंगे ये उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने की भी सलाहियत रखता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एमिट करने की भी सलाहियत रखता है। अब हम एक आइडियल ब्लैक बॉडी को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि अगर उसकी तरफ जो है वो रेडिएशन सेंड की जाएँ तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से इंटीरियर में ही सारी की सारी रेडिएशन जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कोई जो है एमिशन जो है हमारे पास नहीं है। अब हम इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसको स्टडी कर लेते हैं कि जी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप ब्लैक ऑब्जेक्ट और ब्लैक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं तो आप उसे क्या करें जी एक फर्नेस में रख दें और उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली अगर आप उसे स्टडी करें तो हमारे पास एक ग्राफ आता है, एक कर्व आता है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमने ये कर्व प्लॉट किया है 3 मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के लिए। एक हमारे पास सबसे हाई टेम्परेचर जो है वो 6000 केल्विन है, दैन हमारे पास 4000 केल्विन है और सबसे लो जो टेम्परेचर है वो है जी हमारे पास 3000 केल्विन। अब 6000 केल्विन पे अगर आप देखें तो हमारे पास पीक जो है वो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रही है, हाई इंटेंसिटी की वैल्यू दे रही है और उसके बाद अगर 4000 के लिए अगर आप देखते हैं तो जो पीक है वो लोअर है और 3000 केल्विन के लिए हमसे पीक हमारे पास जो पीक है वो बहुत ही ज़्यादा लो है और नियरली फ्लैट कर्व आपके पास जो है ना वो आ रहा है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास इस कर्व की है वो ये है कि ये शो करता है एनर्जी की नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पीक के दोनों तरफ देखें तो हमारे पास स्टार्ट में लो वेवलेंथ्स के ऊपर क्या है जी पीक जो है वो शार्पली इंटेंसिटी बढ़ती है, देन
दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो उतना शार्प बिहेवियर नहीं है। इन जनरल इसका मतलब क्या है जी कि एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पीक के दोनों तरफ वो एक जैसी नहीं है। सेकंड, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखें तो आपके पास जो पीक वैल्यू है तीनों ग्राफ की वो आहिस्ता आहिस्ता लो वेवलेंथ से जो आपके पास हाई वेवलेंथ है उसकी तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। यानी कि जो आपके पास पहली पीक है हाई टेम्परेचर पे वो लो वेवलेंथ पे है मैक्सिमम, और जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो आपके पास जो पीक अपीयर हो रही है उसके लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कम है। यानी कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पे मैक्सिमम एनर्जी जो है वो अमिट आउट होती है किसी एक ग्राफ के लिए, वो टेम्परेचर के साथ जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। टेम्परेचर कम होगा तो आप क्या देखते हैं, आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता हायर जो है आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ जो है उसकी तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। इसे हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, और इससे हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है वो है जी लैम्डा मैक्सिमम जो उसका जो प्रोडक्ट अगर आप टेम्परेचर के साथ लें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू है 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास स्टार्ट में जब वेवलेंथ स्मॉल है तो एनर्जी जो है वो स्टार्ट में बहुत तेज़ी के साथ एनर्जी की एमिशन स्टार्ट होगी, एकदम से आप जो है पीक की तरफ जाएंगे। देन जैसे ही जो है आप क्या देखते हैं कि एक वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ से बढ़ती है तो हम क्या देखेंगे कि इंटेंसिटी आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाएगी, और मैक्सिमम लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर जाके इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ज़्यादा जो है हमारे पास ग्राफ का एरिया आ रहा है, और ये जो ग्राफ का एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है एमिट होने वाली एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को। यहाँ से हम एक और लॉ डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया की जो एमिशन है वो हमेशा टेम्परेचर की पावर 4 के साथ जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो एमिट आउट होगी, और आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना इस रीजन का एरिया जो है वो ज़्यादा है जो ग्राफ के अंडर आ रहा है। 6000 केल्विन और 3000 केल्विन में अगर आप डिफरेंस देखें तो 6000 के लिए हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, पीक वैल्यू जो है वो बहुत हाई इंटेंसिटी पे है, जबकि जो 3000 केल्विन है उसके लिए हमारे पास पीक वैल्यू जो है बहुत लो इंटेंसिटी पर है। यहाँ पर हमारे पास सिग्मा जो है ये एक कांस्टेंट है जिसको स्टीफन कांस्टेंट्स कहते हैं। इसकी वैल्यू है जी हमारे पास 5.6 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर -4। नेक्स्ट, अब ये जो ग्राफ है आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इसी को एक्सप्लेन करना अहम मकसद था कि ये ग्राफ कैसे आ रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थ्योरीज दी गई, लेकिन वो थ्योरी जो परफेक्टली इस ग्राफ को एक्सप्लेन करती है वो है जी हमारे पास प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स जो है उसने मुकम्मल तौर पर जो आपके पास लाइट थ्योरी थी उसको जो क्लासिकल लाइट थ्योरी थी उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि जी ये जो ग्राफ है ये लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर और वेव नेचर है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये सपोज करना होगा कि जो एनर्जी की रेडिएशन जो एनर्जी की एमिशन और जो एब्जॉर्प्शन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं बल्कि डिस्क्रीट प्रोसेस है। और उसने सपोज ये किया कि जो एनर्जी की जो एमिशन है वो डिस्क्रीट प्रोसेस जो है उसको हम इस तरह से एनर्जी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जी E=hf, कि जी आपके पास जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली नहीं बल्कि hf की फॉर्म में स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आती है, और देन जो है वो इसी तरह से एमिशन होगी और इसी तरह से एब्जॉर्प्शन होगी। देन जो है प्लैंक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक जो है ये जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व थे उनको एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया, और इसे 1918 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया अपनी इस डिस्कवरी के लिए। देन इसके बाद जो है हमारे पास आइंस्टाइन जो है वो इससे भी आगे की तरफ चलता है, और आइंस्टाइन ये कहता है कि सिर्फ एनर्जी की एब्जॉर्प्शन या एमिशन ही क्वांटाइज नहीं होती, बल्कि
हर किस्म की जो लाइट है वो इन जनरल क्वांटाइज इन नेचर है, और उसका जो मोमेंटम है लाइट का पार्टिकल्स की तरह, उसका जो मोमेंटम है उसको डिफाइन करता है जी h डिवाइडेड बाय लैम्डा के। यानी कि जो हमारे पास हर किस्म की जो लाइट है वो इन जनरल डिस्क्रीट इन नेचर है और उसका मोमेंटम होता है और उसकी वैल्यू है जी h ओवर लैम्डा। अब ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट है इन जनरल, इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए अगर आप गैमा रेडिएशन को देखें तो एक जो आपके पास गैमा रे है उसमें इतनी एनर्जी होती है कि जी आप उसको एज अ सिंगल फोटोन डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें एक ऐसी लाइट वेव के साथ जिसकी एनर्जी बहुत कम है या जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, जैसे कि रेडियो वेव्स जिसकी एनर्जी जो है वो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल है, तो वो जो एक फोटोन है आपके पास रेडियो वेव का, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि वो हम उसे एक सिंगल क्वांटा के तौर पे डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये सपोज करना पड़ता है कि ये जो है ये इन जनरल कंटिन्यूस वेव को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी कि जो आपके पास रेडियो वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें हमारे पास वेव नेचर जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है, जबकि जो गैमा रेडिएशन है उसमें हमारे पास जो है वो पार्टिकल नेचर जो है वो डोमिनेट कर रही है। अब इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आइंस्टाइन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करता है। अब सबसे पहले जी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है जी? इसमें हम देखते हैं कि अगर मेटल सरफेस पर लाइट शाइन की जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर आप जो आपके पास लाइट की जो वेव थ्योरी है उसे इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये मुमकिन नहीं है। अब इसको पहले समझ लेते हैं पूरी तरह से कि जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें हमारे पास एक कैथोड है, एक एनोड है। कैथोड पर लाइट स्ट्राइक कर रही है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल कर रहे हैं हम इनकी मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं एक पोटेंशियल से, जिसको हम यहाँ पर एज अ वेरिएबल पोटेंशियल जो है वो यूज़ करते हैं। एरो का निशान जो है ये वेरिएबल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस वक्त हमारे पास एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट के स्ट्राइक होने की वजह से निकलते हैं और एनोड की तरफ ट्रैवल करते हैं। इस तरह से हमारे पास सर्किट में एक स्मॉल करंट आ जाता है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, जिसको हमारा एमीटर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। अब जी अगर आप ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आप इसके प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं हम इनकी मोशन को देख लेते हैं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जी कितनी मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एमिट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना जो पोटेंशियल है उसको नेगेटिव कर देते हैं। अब नेगेटिव करने से क्या होगा कि जी हमारा जो एनोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उससे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल आने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो एनोड की तरफ जा रहे हैं वो रिपेल होंगे और इस रिपल्शन से हम पता लगा सकते हैं कि निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक नेगेटिव वोल्टेज V0 अप्लाई करेंगे यहाँ तक कि मैक्सिमम एनर्जी से निकलने वाले जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एनोड तक ना जा सकें और एमीटर हमारा जो है वो ज़ीरो करंट शो करे। देन हम जो मैक्सिमम एनर्जी है अपने इलेक्ट्रॉन्स की उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो बैटरी का पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली 12mv² जो है वो इक्वल होगा EV0 के। अब इसके अलावा हमने मैक्सिमम एनर्जी डिफ़ाइन कर ली। अब ये जो मैक्सिमम एनर्जी है ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली हमें मिली है जिसको V0 से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि ये वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पर जाकर मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो आपके पास एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके अलावा क्या हर किस्म की लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी? इसके लिए हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट जो है उसे कैथोड पर स्ट्राइक करवाते हैं और हम ये देखते हैं कि सर्टन फ्रिक्वेंसी
से लो फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा सकती। बस एक ख़ास फ्रिक्वेंसी जिसकी वैल्यू जो है उस मेटल के अकॉर्डिंगली जो है वो ज़्यादा हो, उससे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ है कि हमारे पास एक लो फ्रिक्वेंसी FC से पहले कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं हो रहा सरफेस से, लेकिन जैसे ही आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस FC से ज़्यादा होती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि फ्रीक्वेंसी और जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। कब? जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। अब इसके अलावा जो हम एक्सपेरिमेंटली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं वो कुछ 2 रिजल्ट्स और भी हैं, और उसमें से एक कुछ ये है कि जी अगर आपका जो है अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को वेरी करें तो हमारे पास क्या इफेक्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर आप जो है वो फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम ज़्यादा होगा। यानी कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा है, और अगर आपके पास लो इंटेंसिटी लाइट है तो आपके पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम है। अब करंट किस वजह से है जी? चार्जेस का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप ये कह रहे हैं कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से करंट बढ़ गया है तो जनरल इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ गया है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एक फैक्ट है। देन अगर आप सेकंड एक्सपेरिमेंटल ग्राफ की तरफ देखें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जी अगर आप जो है अपने लाइट की फ्रीक्वेंसी को वेरी करें इंटेंसिटी को सेम रखते हुए, तो हम क्या देखते हैं कि जी अगर आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लाइट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा। अगर लो फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है वो शाइन की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकना आसान है, और लो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकते हैं। अभी जनरल इससे हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है कि अगर आप लाइट की फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करेंगे तो निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम ज़्यादा होती है। अगर फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है लाइट की तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट होंगे उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसीलिए हमें एक हाई जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल दरकार होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। अब ये हमारे पास जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे, अगर आप इनको एक्सप्लेन करें वेव थ्योरी को जहन में रखते हुए लाइट की वेव नेचर के अकॉर्डिंगली, तो हम इन इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वेव का मतलब है कि एनर्जी जो है वो वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबसे पहली बात तो ये है कि वेव जो है वो तो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ही नहीं करवा सकती, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं होती। जबकि अगर आप लाइट को एज अ पार्टिकल लें तो पार्टिकल की एनर्जी जो है वो कंसंट्रेटेड होती है उसमें, और वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने की सलाहियत रखती है। इसी तरह से अगर आप बात करें कि जी जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है, तो हम इंटेंसिटी को जो है वो नंबर ऑफ वेव्स के साथ कॉरिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पार्टिकल नेचर की बात करें देन हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं वो इन जनरल इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कॉरिस्पॉन्ड करते हैं। देन हम अपने जो ग्राफिकल रिजल्ट्स हैं हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से आइंस्टाइन ने 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, जो कि प्लैंक्स ने दी थी। अब उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है आइंस्टाइन सिंपली क्या कहता है कि जी अगर आपको किसी फोटोन से किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है तो आपके फोटोन के पास जो है जो एनर्जी है जो कि इन जनरल HF है वो इस तरह से होनी चाहिए सबसे पहले कि वो हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की इनर सरफेस से जो है वो आपके पास जो है वो जो है आपके पास जो सरफेस है वहाँ तक लेकर आए। उसके बाद जो इनफ एनर्जी, उससे अगर ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी देन वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपीयर होगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस पे
के इंटीरियर में लाई करता है। आप एक फोटोन सेंड करते हैं, वो फोटोन क्या करेगा, सबसे पहले उसको जो है वो सरफेस के ऊपर लेकर आएगा जहाँ पर एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, और सरफेस पे लाने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और देन जो बकिया एनर्जी होगी वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर जो है वो अपीयर होगी। अब यहाँ से अब हम एक वर्क फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं, और ये वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी की वो मिकदार जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके इनर लेवल से सरफेस तक लाने के लिए दरकार हो, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं फाई इज़ इक्वल टू एच एफ नॉट के। और ये जो एफ नॉट है ये हमारे पास जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। जब तक आपके पास जो एनर्जी है ये इस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली एनर्जी से कम होगी, इलेक्ट्रॉन को आप मेटल से रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपकी एनर्जी जो है इस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली वर्क फंक्शन के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन हम सरफेस तक ला सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा है तो देन वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव भी करेगा। तो इस तरह से आइंस्टाइन जो है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को इस्तेमाल करते हुए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, और उसे फिर 1921 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम फोटो सेल्स के अंदर यूज़ करते हैं। फोटो सेल में हमारे पास एक कैथोड है जिस पे लाइट शाइन की जाएगी, जहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे। अब ये जो कैथोड है ये मुख्तलिफ मटीरियल्स को यूज़ करके बनाया जा सकता है, जैसे कि अगर आपने विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना है तो हम सोडियम और पोटाशियम से बना हुआ कैथोड यूज़ करेंगे। अगर आप इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करना चाहते हैं तो हम सीजियम कोटेड जो है सिल्वर ऑक्सीडाइज को जो है वो यूज़ करेंगे। देन अगर आप जो है अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलर और सर्टन मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब फोटो सेल्स जो हैं इनको हम मुख्तलिफ़ जगह पर जो है आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि जी ये सिक्योरिटी सिस्टम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये काउंटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं, ऑटोमेटिक स्विचिंग में इस्तेमाल होते हैं, जो है आपके पास जो है ऑटोमेटिक डोर्स में, स्ट्रीट लाइटनिंग में, इसके अलावा ये फ़ोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो आपके पास जो है साउंड ट्रैक्स हैं मूवी में, उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जी इनसे रिलेटेड। द फोटोन ऑफ विच रेडिएशन मस्ट पोजेस मैक्सिमम एनर्जी, किस एनर्जी आपके पास जो एनर्जी है उसके लिए फोटोन जो है कौन सा फोटोन है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, एक्सरेज का, अल्ट्रावायलेट का, गैमा रेज का और इंफ्रारेड का। तो हमारे पास सबसे जो हाई फ्रिक्वेंसी जो रेडिएशंस हैं वो गैमा रेडिएशंस हैं, और उन्हीं की एनर्जी जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर दैट मेटल इज। कट ऑफ वेवलेंथ इन जनरल कोरिस्पॉन्ड करती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को। तो आप जो है अगर आपके पास जो है वो वर्क फंक्शन गिवन है, फाई जो है वो गिवन है जिसका रिलेशन है जी फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट। अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ निकालनी है तो एफ नॉट की जगह हम लेकर आएंगे वेवलेंथ को, तो वो हमारे पास आ जाएगा सी डिवाइड बाय लैम्डा। तो हमारे पास वर्क फंक्शन इक्वल हो जाएगा एच सी डिवाइड बाय लैम्डा। आप लैम्डा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लैम्डा को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी एच सी डिवाइडेड बाय 5। अब अगर आप एच जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, और 5 गिवन है जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 622 नैनोमीटर। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, इन अ फोटो सेल विद कैथोड मेड ऑफ डैश एमिट्स इलेक्ट्रॉन फॉर विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को यूज़ करते हुए आप किस कैथोड को यूज़ करेंगे कि लाइट इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हों। ए ऑप्शन सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर है, बी ऑप्शन में पोटाशियम है, जिंक फ्लोराइड है, और डी जो है हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। तो जी पोटाशियम जो है और सोडियम के लिए हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है।